वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की। आप सभी को ज्ञात होगा कि 21 जुलाई के दिन भारत की नई महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुन ली गई है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर किस पद्धति से, किस प्रोसेस से भारत की राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो आपने नाम सुना होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या इसी का एक और नाम हमने दे रखा है एकल हस्तांतरण मत पद्धति। ये प्रोसेस क्या है, काफी आसान भाषा में, काफी छोटे छोटे वर्ड्स हम लेकर, एग्जाम्पल लेकर हम इस चीज को समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको आज के बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आर्टिकल्स के बारे में, जो राष्ट्रपति जुड़े आर्टिकल है। तो सबसे पहले अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 54 का संबंध इस राष्ट्रपति से, 55 का संबंध है, 57 का संबंध है और लास्ट मिलाकर 71। ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो में केवल हम राष्ट्रपति के चुनाव कवर करेंगे। हम राष्ट्रपति टॉपिक को किसी और वीडियो में कवर करेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम केवल राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चुनाव, ये 4 आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के चुनाव पर रिलेटेड है। राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करेंगे तो 52 से लेकर 61 तक उसकी चर्चा की गई है। हम ये 4 आर्टिकल केवल चुनाव से रिलेटेड है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल का अर्थ हुआ कि आखिर कौन कौन लोग, ऐसे कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। 55 में चुनाव की पद्धति, किस पद्धति से चुनाव होगा राष्ट्रपति का, वही आपने नाम सुना होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, तो वो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। 57 में चर्चा है पुनः पात्रता अर्थात कि वही राष्ट्रपति वापस से राष्ट्रपति बनने का पात्र है कि नहीं। और 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मुद्दे, कहां से अगर कुछ विवाद हुआ तो चुनाव से जुड़ा विवाद कहां सुलझ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुलझ जाएगा। ये चार जो आर्टिकल्स है वो रिलेटेड है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से। सबसे पहला आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का जो नए राष्ट्रपति, आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत की नई महिला राष्ट्रपति 25 जुलाई के दिन अपना शपथ, मतलब 26 जुलाई को भारत में तारीख फिक्स है, भारत में डेट फिक्स है कि हर 25 जुलाई को पुराना राष्ट्रपति का नए राष्ट्रपति को चुनाव कर देना चाहिए। पुराना राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा, उसके स्थान में नहीं चुना जाएगा। आपको सभी को पता होगा कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के चुनाव जीत चुकी है। एक उनका जो नामांकन था वो 18 जुलाई को जारी किया गया था। 18 जुलाई को नामांकन जारी किया था अपना। साथ ही साथ 21 जुलाई के दिन रिजल्ट आया, माफ कीजिएगा, 18 जुलाई को चुनाव हो चुका था आपका, 21 जुलाई को उसका रिजल्ट आया और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। अब 25 जुलाई के पहले नए राष्ट्रपति अपना जो पद है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इस बार के मुताबिक सही चल रहा है, सभी सिस्टम जो है सही चल रहा है। अब बात करते हैं एक आर्टिकल पर। पहले हम चर्चा करेंगे 55 पर, फिर चर्चा करेंगे 54 पर। आखिर किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे चीजें सुनी जाएगी। सबसे पहले आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 55 चर्चा है कि चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है या पद्धति क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष वर्ड का मतलब है, अर्थ है कि ये जो चुनाव है ये जनता के द्वारा सीधे तौर पे ना होकर, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हम सीधे जनता राष्ट्रपति नहीं चुनती है, लेकिन उन्हीं के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जनता के द्वारा ये चुनाव किस होगा, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया, क्या रीजन था इसके पीछे। अच्छा, सबसे पहले उस समय जब ये 1951 में जब राष्ट्रपति का पहली बार 1952 में चुनाव किया गया था, 1952 में जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था, तो उस समय की भारत की जनता काफी लोगों को कुछ ही लोगों को आप जाननी होगी, जैसे कि उस समय केवल कुछ ही लोग फेमस हुआ करते थे, जैसे कि गांधी जी। लेकिन गांधी जी तो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1952 की बात है राष्ट्रपति चुनाव में। उसके बाद पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो काफी कम लोग, नेहरू जी पहले से प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो पूरी जनता एक ऐसे आदमी को चुनती जिस आदमी को जानती नहीं थी। इसलिए संविधान सभा ने इस चीज को डिसाइड किया और भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस रूप से किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। चलिए ये तो ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब बात करते हैं अगर वोट जनता नहीं डालती है, अगर वोट जनता नहीं डालेगी तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। इसके लिए लिखा गया आर्टिकल 54, जहां लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल,
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आखिर वो कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। सबसे पहले वो लोग लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा यहां पर संख्या लिखी है, वो सदस्य कौन से लिखे हैं आपके, निर्वाचित सदस्य लिखे हैं। मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की चर्चा आपके संविधान में की गई है, यहाँ पर संविधान में की गई है। तो लोकसभा केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा और कौन लोग लेंगे, यहीं अगर हम बात करें राज्यसभा के भी, सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। फिर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। अच्छा, इसके पीछे कारण यह है, मनोनीत सदस्य को इसलिए नहीं भाग लेने दिया जाता क्योंकि इन मनोनीत सदस्यों का स्वयं राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। तो अगले चुनाव में अगर वही राष्ट्रपति खड़ा हो गया, अगले चुनाव में वही राष्ट्रपति खड़ा हो गया, तो ये लोग उनका फेवर करेंगे, ये लोग उनका फेवर करने लगेंगे। इसलिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता। तीसरा भारत के सभी 28 राज्यों के सभी विधायक, भारत के 28 राज्य के सभी विधायक इस चुनाव में भाग लेंगे। और चौथा 70वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 2 राज्य जहां लेजिस्लेटिव है, दिल्ली तथा पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी के विधायक भी यहां पर भाग लेंगे। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल यहाँ पर भी 28 राज्यों के जो विधायक है वो भी केवल विधायक कौन से रहेंगे, आपके निर्वाचित। हालांकि हर विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत सदस्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन मोदी सरकार ने जो एंग्लो इंडियन चुना जाता था, जो एंग्लो इंडियन हर मनोनीत किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर बात खत्म होगी। अब केवल 28 राज्यों के सभी सदस्य होंगे निर्वाचित। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते। ठीक है, टोटल मिलाकर अगर इनकी संख्या की हम बात करेंगे तो लोकसभा के टोटल निर्वाचित सदस्यों की संख्या मिलेगी आपको 543। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या मिलेगी आपको 233, क्योंकि 12 जो सदस्य मनोनीत हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 776 लोग केंद्र सरकार से राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। अगर हम बात करें 28 राज्यों के विधायक की, 28 राज्यों के विधायक की बात करें तो टोटल संख्या इनकी 4120 है। टोटल विधायक 28 ही राज्यों के विधायक जोड़ोगे, साथ ही दिल्ली और पांडुचेरी के विधायक आप जोड़ोगे तो टोटल मिलाकर संख्या कितनी आएगी आपकी 4120। तो कुल 776 प्लस 4120, टोटल मिलाकर 4896। इतने लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये केवल लोग हैं, इतने केवल सदस्य हैं जो वोट डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की वोट की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, वोटों की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लेकिन केवल सदस्य तो 4896 लोग राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। तो ये सभी वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किए जाएंगे, मतदान करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल मिलाकर 4896 लोग जो है इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वोटों की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। वोटों की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे, काफी समय बाद थोड़ा समय इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। वो प्रक्रिया कौन सी है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय, या इसी को संक्रमणीय ना कहकर हम इसको हस्तांतरित भी कह सकते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। इसके अलावा क्या प्रोसेस है? अच्छा, इसी प्रोसेस से भारत के प्रेसिडेंट साहब चुने जाएंगे, इसी से वाइस प्रेसिडेंट साहब चुने जाएंगे, इसी प्रोसेस से राज्यसभा का भी चुनाव होता है, और इसी प्रोसेस से जो विधान परिषद है उन सभी का चुनाव इसी प्रोसेस है। तो एकल संक्रमण के आधार पर इन 4 जो है लोगों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायत का चुनाव, इन सभी के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट।
पास्ट द पोस्ट प्रक्रिया से इन लोगों का चुनाव होता है। इसका अगर हिंदी मतलब निकालेंगे, तो एक सटीक अर्थ बैठता है आगे निकलने की प्रतियोगिता। चलिए मैं पहले बात करता हूं इस पर, आखिर क्यों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रक्रिया से क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमने ये प्रक्रिया अपनाई है। इस सिस्टम को हेयर नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था, इसलिए इस सिस्टम को हेयर सिस्टम के नाम से जाना था और दुनिया के काफी देशों ने इस प्रक्रिया को अपनाया। हम पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या आगे निकलने की जो प्रतिभा है उससे नहीं किया जाता। मान लीजिए उस सिस्टम की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी जगह की जनसंख्या मान लीजिए 10,000 है, किसी एक छोटे गांव की जनसंख्या 10,000 है। मान लीजिए वहां पर 5 उम्मीदवार, उस गांव में 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब इन 10,000 में से 5 उम्मीदवार में से मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को 3,000 लोगों ने वोट दिया है, किसी को 2,000 ने वोट दिया है, किसी को 1,500 ने वोट दिया है और बाकी वोट बढ़ गए। अब सबसे ज्यादा वोट किसको देखेंगे तो वो मिलेंगे 3,000 को, अर्थात ये 3,000 वाला व्यक्ति मान लो ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, ये 5 लोग हो गए, ये 5 लोग, सबसे ज्यादा वोट मान लीजिए 3,000 को मिले। तो इस जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है इसकी सबसे बुरी बात यह है, इस प्रक्रिया की सबसे बुरी बात यह है कि केवल 3,000 लोगों के पक्ष से वो व्यक्ति क्या कर जाएगा, उस जगह पर शासन करेगा। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि केवल 10,000 में से 3,000 लोगों ने, सबसे पहले तो सब लोग वोट डालने आएंगे नहीं। भारत में आज तक 100% चुनाव किसी जगह पे होता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा। 80% माने 8,000 भी अगर हम वोटिंग माने तो 8,000 में से 3,000 मिल चुके इसको, तो मिल गए, बाकी 1,500 को बांट दीजिए आप, ये हो गया आपका। तो केवल 3,000 लोग वो हैं जिन्होंने इसको चुना है। आप ये देखिए कि 10,000 पर केवल 3,000 लोगों ने चुना इसको, मतलब ऐसा है कि 7,000 लोगों ने इस व्यक्ति का चुनाव नहीं किया, या तो इसको नहीं चुना है या एक तरीके से मना कर दिया, इसको चुनने से मना कर दिया। तो केवल 7,000 लोग इसको नहीं चाहते। कितने चाहते? केवल 3,000। तो संविधान सभा ये चाहती थी कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो हर व्यक्ति द्वारा चुना जाए, इसलिए उस प्रक्रिया का जो नाम है वो रखा गया एकल संक्रमणीय या स्थानांतरित बोल सकते हैं, संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसी को इंग्लिश में बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल वोट विच इज ट्रांसफर। इसका अर्थ ये है कि आप एक आदमी का वोट, आप जिसको वोट देके आएंगे आपका वोट ट्रांसफर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने इसको वोट दिया है वो वोट उसी को मिले, आगे चलकर वो वोट क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो प्रक्रिया का नाम क्या रख दिया गया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलिए सिस्टम पर आगे बात करेंगे। अब हम निकालेंगे वोटों की वैल्यू। आखिर किस तरीके से राष्ट्रपति एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और एक सांसद के वोट की वैल्यू। पहले हम बात करते हैं विधायक के वोट की वैल्यू, कि आखिर किस तरीके से एक विधायक किसी राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी राज्य की हो सकती है मान लीजिए, तो वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में उस राज्य में कुल विधानसभा के सदस्य, विधायक मान सकते हैं इसको, विधायक या इसको ये बोल सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य, उस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या। अब ये संख्या भाग देने में बहुत ज्यादा जाती है, संख्या भाग देने पर काफी ज्यादा जाती है, इसलिए इसको छोटा करने के लिए 1,000 से भाग दिया जाता है, इसलिए को छोटा करने के 1,000 भाग दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है, किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है, वहां पर टोटल विधायक हम मान लेते हैं कितने, 100 है। अब इस संख्या को छोटा करने के लिए कितना मान लिया जाता है, 1,000 से भाग देगी। 3 जीरो ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। मतलब कि उस राज्य की, जिस भी राज्य को हमने लिखा है उस राज्य की विधायक की संख्या, उस राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10, जो काफी हो जाएगी, आम बात हो जाएगी। तो ये हो गई एक विधायक के वोट की वैल्यू, ये कहलाएगी एक विधायक के वोट की वैल्यू। कैसा हो सकता है कि 2 राज्यों के विधायक की वोट की वैल्यू सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य की जनसंख्या अलग होती है, उस राज्य में विधायक की संख्या क्या रहेगी, अलग रहेगी। लेकिन कोइंसिडेंटली 2 राज्य, एक राज्य हो जाएगा आपका झारखंड और दूसरा राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इन दोनों के
इन दोनों के विधायक की वोट की वैल्यू बिल्कुल सेम है, 176 है और 176 है। ये मात्र एक तुक्का हो सकता है कि वहां की वोट की वैल्यू बिल्कुल सेम ही है। झारखंड के विधायक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 176 और तमिलनाडु के विधायक की वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 176। अगर आप वैल्यू की बात करें, सबसे ज्यादा वैल्यू यूपी के एक विधायक की है, जो वैल्यू है वो 208 है। सबसे कम अगर हम बात करेंगे, ये 76 है, बिहार चूक गया 175। सबसे कम अगर हम बात करें तो वो सिक्किम की है। सिक्किम के एक विधायक की वोट की वैल्यू मात्र 7 है। सिक्किम के एक विधायक की वोट की वैल्यू मात्र 7 है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है, यहाँ पर जो जनसंख्या ली गई है वो जनसंख्या 1971 के अकॉर्डिंग ली गई है। ये जनसंख्या 1971, क्योंकि आज की जनसंख्या अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, आज की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो यूपी बिहार, इसका मतलब कि उत्तर भारत की जो बेल्ट है वहां पर विधायक काफी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या है और विधायक है। अगर उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो दक्षिण भारत का महत्व राष्ट्रपति के चुनाव में कम पड़ जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या काफी कम है। इसलिए यहां पर जनसंख्या क्या की गई है 1971 के अकॉर्डिंग ली गई है। अब यह प्रावधान चेंज होगा 2026 में। 26 तक के लिए इसको क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। 2026 तक के लिए इस जनसंख्या को परिवर्तित कर दिया गया। 26 के बाद जो जनसंख्या होगी, 26 के बाद जो भी जनसंख्या आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से नया डाटा लिया जाएगा। फिलहाल की जनसंख्या 1971 के अकॉर्डिंग है। इस तरीके से अगर हम टोटल बात करें, हम सभी राज्यों के विधायक की अगर बात करेंगे टोटल, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है 5,49,474। ये सभी राज्यों के विधायक की वोट की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,49,774। ये सभी किसकी वैल्यू है, विधायकों की वैल्यू मान लीजिए। अब ये तो विधायक की वैल्यू हुई। अब हम बात करते हैं एक सांसद की वोट की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे एक सांसद के वोट की वैल्यू निकलती है। यहां अगर हम बात करें तो टोटल इन सभी की संख्या, मतलब सभी राज्यों के कुल राज्यों के विधायक की वोटों का मूल्य, साथ ही लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यहां से निकलेगी एक सांसद की वोट की वैल्यू। अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम भाग देंगे, किससे देंगे, तो 5,49,744 को भाग दिया जाएगा किससे, 776। अभी क्या करना बने, लोकसभा में 543 है तथा राज्यसभा में 233 है। अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो संख्या कितनी आएगी 776। इसको इंटू 1/1000 करेंगे संख्या छोटी करने के लिए, इसमें आगे तो टोटल वैल्यू आती है 708। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 708 आ जाएगी। यहां से आया। अब टोटल ये तो एक सांसद की वोट की वैल्यू है। हमको अगर टोटल 776 सांसद निकालनी पड़ेगी तो वो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी सांसदों की कुल वैल्यू, वो वैल्यू सांसदों की टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो यहां हम बात करते हैं सांसदों की वैल्यू की। सांसदों की टोटल वैल्यू 5,49,474 है और यहाँ 408 है। इसका अर्थ ये हुआ कि विधायक की वोट की वैल्यू और यहाँ पर आएगी सांसदों की वोट की वैल्यू। इसको अगर टोटल काउंट करोगे, तो 10,98,882 ये टोटल वैल्यू है। राष्ट्रपति के चुनाव की टोटल वोट की वैल्यू है, इतने वोटों की वैल्यू है। लेकिन वोट डालने वाले लोग 4,986, मात्र इतने लोग हैं, 4,896 इतने लोग हैं जो वोट डाल दें, लेकिन उनके वोटों की वैल्यू 10,98,882 है। ये टोटल वोट की क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई है। और यहाँ पर आ गए टोटल वो लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या डालेंगे, मतदान करेंगे। एक विधायक की वोट की वैल्यू एक नहीं होती है, ज्यादा जो अपने काउंट किया था उस तरीके से वैल्यू होगी। तो ये हो गए विधायक की वोट। अब जो भी विधायक वोट डालेगा उसकी टोटल वैल्यू काउंट होगी, सांसद वोट डालेगा उसकी वोट की वैल्यू काउंट होगी। आखिरी में चुनाव होगा। अब चुनाव की प्रक्रिया है, हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आखिर इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चुनाव किस तरीके से होगा, जो एकल संक्रमणीय आपका वोट किससे ट्रांसफर होगा, वोट की गणना कैसे होगी, उन सब पर चर्चा हम अगले वीडियो करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।